आज की कहानी एक दिलचस्प और अनोखी कहानी है। सूर्यनगर का राजा सूर्य कुमार अपने शानदार कपड़ों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, लेकिन दो चालाक दोस्तों ने ऐसी चाल चली कि वो अपने ही राज्य की गलियों में नंगा घूमता रहा। और हैरानी की बात, उसे पता तक नहीं था कि वो नंगा है। जब तक उसे समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस पूरी कहानी को जानने के लिए मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट। आप मेरे वीडियो तो देखते हैं, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आपका सपोर्ट मेरे चैनल के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। कई 100 साल पहले भारत के एक दूर दराज शहर में, जिसे लोग सूर्यनगर कहते थे, एक महाराज रहता था जिसका नाम था महाराज सूर्य कुमार। वो इतना अजीब व गरीब मिजाज का था कि लोग उसे कपड़े महापुरुष कहकर हंसते थे। जहां दुनिया के महाराज फौज, कानून, प्रजा और सरहदों की फिक्र में डूबे रहते, वहीं सूर्य कुमार का दिमाग बस एक ही चीज पर अटका रहता, कपड़े। जी हाँ, चमकदार, कीमती, अनोखे और कभी कभी बेकार कपड़े, यही उसकी जिंदगी का मकसद था। वो रात को सोते वक्त भी आईने में खुद को निहारता और सुबह आंख खुलते ही दर्जियों को पुकारता। उसके दरबार में दर्जी, सलाहकार और खादिम सब उसके इस लिबास के इश्क के गुलाम बन चुके थे। दिन के हर पहर में महाराज के कपड़े बदलते, जैसे वो कोई चलता फिरता फैशन मेला हो। सुबह के लिए मोरपंखी नीला, दोपहर की पूजा के लिए केसरिया और शाम के जुलूस के लिए ऐसे कपड़े जो चांद तारों को भी शर्मा दें। दरबार में एक खास लिबास वजीर भी मुकर्रर था, जिसका काम बस यही था कि महाराज के मूड के हिसाब से कपड़े तजवीज करे। पूरे सूर्यनगर के लोग जानते थे कि उनका महाराज कपड़ों का दीवाना है। बच्चे गलियों में खेलते हुए सूर्य कुमार की नकल खेलते, जिसे देखकर गली के लोग खूब मजा लेती। एक दिन सूर्यनगर में दो अजनबी आए, जिनके चेहरों पर ऐसी चालाकी थी कि लोमड़ी भी शर्मा जाए। उनके नाम थे इकबाल दर्जी और घनश्याम, लेकिन बाद में लोग उन्हें चालाक दर्जी जोड़ी कहने लगे। दोनों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, जो देखने में तो शानदार थे, लेकिन करीब से देखो तो बस सस्ता तमाशा। उन्होंने बाजार में डुगडुगी बजाकर एक शानदार ऐलान किया। इकबाल दर्जी बाजार में खड़े होकर जोर से चिल्लाते हुए बोले, हम ऐसे जादुई कपड़े बनाते हैं जो सिर्फ अक्लमंद और लायक लोग ही देख सकते हैं। जो नालायक हो वो इसे देखने से महरूम रहता है। हाँ, और अगर कोई इसे न देख पाए तो वो अपनी अक्ल की पोल न खोले। घनश्याम ड्रामाई अंदाज में हाथ नचाते हुए बोले, हम महाराज को ऐसा लिबास देंगे जो उनके दुश्मनों को भी हैरान कर देगा, और जो नालायक है वो शर्मिंदगी से मुंह छिपाएगा। हमारे कपड़े पहनकर महाराज सूरज से भी ज्यादा चमकेंगे। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। सूर्यनगर की चाय की दुकानों से लेकर औरतों की गपशप तक हर जगह यही चर्चा थी। आखिरकार खबर दरबार तक पहुंची और सूर्य कुमार के कान खड़े हो गए। सूर्य कुमार उछलते हुए ताली बजाते हुए बोले, क्या ऐसा लिबास जो सिर्फ अक्लमंद को नजर आए? भगवान की कृपा, यही तो चाहिए। ये तो मेरे कपड़ों के खजाने का ताज होगा। फौरन उन दर्जियों को दरबार में बुलाओ। चालाक दर्जी दरबार में लाए गए। उनके कपड़ों पर रंग बिरंगे धागे और कढ़ाई थी, लेकिन यह सब सिर्फ दिखावा था। इकबाल दर्जी ने तो अपने सर पर एक टोपी पहनी थी, जिस पर जाली मोर के पर लगे थे, और घनश्याम की जेब से रंगीन रूमाल लटक रहा था, जो बार बार गिरने की धमकी देता था। दोनों ने झुककर महाराज को सलाम किया। इकबाल दर्जी मक्खन लगाते हुए बोले, महाराज, हम आपके लिए ऐसा लिबास बनाएंगे जिसे पहनकर आपका रौब आसमान छुएगा। सितारे भी आपसे हसद करेंगे। घनश्याम बोले, लेकिन गुजारिश है कि हमें खालिस रेशम, सोने के धागे और खास मसालेदार चाय चाहिए, ताकि हमारा दिमाग बेहतर चले। और हाँ, थोड़ा सा गुड़ भी, क्योंकि मीठा दिमाग को तेज करता है। सूर्य कुमार हंसते हुए जोश में बोले, यह सब तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन लिबास ऐसा हो कि नालायक को नजर ना आए। मैं चाहता हूं कि मेरा नया कुर्ता पूरे समाज में चर्चा बन जाए, लेकिन अगर नहीं बना सके तो सजा मौत होगी। उन्हें एक शाही कमरा दिया गया, जो इतना शानदार था कि उसमें 4 आईने और 2 दर्जन मोमबत्तियां थीं। कीमती धागे, रेशम और सोना भेजा गया। लेकिन इन चालाक दर्जियों ने
सब कुछ अपनी थैलियों में ठूंस लिया और खाली गट्ठी के सामने बैठकर काम करने लगे। इकबाल दर्जी तो गट्ठी पर हाथ फेरता और कहता, हाय कितना नरम रेशम, और घनश्याम चाय की चुस्की लेते हुए गुनगुनाता, ये सुनहरी धागा तो जादू है। कुछ दिन गुजरे, महाराज को बेचैनी होने लगी। वो अपने पसंदीदा आईने के सामने खड़ा सोचने लगा, क्या वो वाकई कपड़ा बना रहे हैं? क्या मैं इसे देखने के काबिल हूं? नहीं, मैं तो सबसे अक्लमंद हूं। चलो किसी को भेजकर पता करूंगा कि काम कहां पहुंचा। उसने अपने सबसे लायक वजीर विश्वास जी को बुलाया। विश्वास जी एक बुजुर्ग, संजीदा और सादगी पसंद वजीर थे, जिन्हें कपड़ों से ज्यादा किताबों में दिलचस्पी थी। विश्वास जी, बादशाह ने कहा, उन दर्जियों के काम का जायजा लें, बताइए कि कपड़ा कैसा बन रहा है। विश्वास जी के चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखने लगी। उन्होंने सुना था कि जिसे वो कपड़ा दिखाई न दे वो नालायक समझा जाता है। विश्वास जी ने आमदगी में सर हिलाया और चले गए। दर्जियों के कमरे में पहुंचे। इकबाल दर्जी और घनश्याम खाली गट्ठी के सामने बैठे चाय पी रहे थे और उनके आसपास सिर्फ हवा थी। विश्वास जी दिल ही दिल में बोले, हाय भगवान, यहां तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा तो महाराज मुझे नालायक समझेगा और मेरी पेंशन खतरे में पड़ जाएगी। इकबाल दर्जी चालाकी से बोले, वजीर जी देखिए इस नीले रेशम की चमक और यह सुनहरी धागा, कितना नफीस काम है ना। घनश्याम जाली मुस्कुराहट के साथ बोले, हमने महाराज साहब के लिए आसमान और जमीन के रंगों को मिलाया है। ये तो 7वें आसमान का लिबास है। विश्वास जी का मुंह सूख गया। उनकी मूंछें कांपने लगीं, लेकिन झूठ बोलने में ही भलाई समझी। विश्वास जी मुस्कुराहट के साथ बोले, वाह क्या शानदार कारीगरी है, मैं तो हैरान हूं, महाराज बहुत खुश होंगे। विश्वास जी वापस जाकर महाराज से बोले, हुजूर लिबास नाकाबिले बयान है, जैसे कोई ख्वाब हो, हकीकत से परे। महाराज इतना खुश हुआ कि उसने और सोना, रेशम और एक टोकरी मिठाइयां दर्जियों को भेज दी। अब महाराज ने अपने दूसरे वजीर काशी प्रसाद को भेजा। काशी बहुत ज़हीन थे, लेकिन शोहरत के भूखे। वो हमेशा अपने चमकते जूतों और रंगीन पगड़ी से तवज्जो खींचते थे। कमरे में घुसते ही वो ठटक गए। काशी दिल ही दिल में बोले, यह क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, या शायद मेरी आंखें खराब हैं। अगर मैं बोल दूं तो महाराज मुझे हटा देगा, मेरी तो प्रोफाइल ही खत्म हो जाएगी। इकबाल दर्जी बोले, काशी साहब देखिए ये मोर जैसा चमकदार रंग, क्या ऐसा लिबास पहले कभी देखा है? काशी जोरदार हंसी के साथ बोले, हाय भगवान, दिल खुश कर दिया, ये लिबास तो अक्ल को चकरा देगा। महाराज के सामने काशी ने बढ़ चढ़कर बयान किया। काशी बोले, हुजूर ये लिबास तो स्वर्ग से उतरा है, लोग तो बस देखते रह जाएंगे। अब महाराज बेचैन हो गया। महाराज बोले, कल मैं खुद देखने जाऊंगा, अब और इंतजार नहीं। अगली सुबह महाराज अपने सलाहकारों के साथ दर्जियों के कमरे में गया। दर्जियों ने बड़े अदब से इस्तकबाल किया, हाथ बांधकर खड़े हो गए। इकबाल दर्जी ने अपनी टोपी के जाली मोरका पर हिलाया और घनश्याम ने रूमाल से हवा झली। इकबाल दर्जी बोले, हुजूर हमारी आजीजी की पेशकश हाजिर है। घनश्याम बोले, देखिए इस रेशम की नरमी और सोने का वो जादू जिसे सिर्फ आप जैसा तेज दिमाग ही महसूस कर सकता है। महाराज हैरान होकर गठियों को देखने लगा। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। महाराज दिल में कांपते हुए सोचने लगे, इसका क्या मतलब, इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन सबने कहा कि है, तो क्या मैं नालायक हूं? नहीं, मैं सबसे अक्लमंद हूं। मैं नहीं कह सकता कि मुझे कुछ नजर नहीं आता। मेरी साख का क्या होगा? महाराज जोर से झूठा जोश दिखाते हुए, वाह कितना खूबसूरत है, मैंने ऐसा लिबास ख्वाब में भी नहीं देखा। तुम दोनों ने कमाल कर दिया। पूरा दरबार झूठ की रेलपेल में शामिल हो गया। सबकी नजरें खाली गट्ठी पर थीं और जबानें तारीफें कर रही थीं। एक दरबारी तो इतना जोश में आ गया कि उसने कहा, यह तो चांद का टुकड़ा है। महाराज ने ऐलान किया, कल हमारे शहर में जश्न होगा, जुलूस निकलेगा, हम नया लिबास पहनकर प्रजा के बीच जाएंगे। दर्जियों ने जाहिर किया कि लिबास तैयार है। वो कपड़े पहनाने का ड्रामा करने लगे। इकबाल दर्जी बोले, लीजिए हुजूर ये कुर्ता, देखिए कितना नरम है। घनश्याम बोले, और ये पाजामा जो अक्ल की रोशनी में चमकता है। महाराज लिबास पहनकर आईने के सामने जा खड़ा हुआ, नंगा। खादिम तालियां बजा रहे थे, वुज़रा झुककर सलाम कर रहे थे।
एक खादिम ने तो हद कर दी, हुजूर आप तो साक्षात इंद्रदेव लग रहे हैं। पूरे शहर में ऐलान हो चुका था, होशियार, कल सुबह महाराज अपने नए लिबास में निकलेंगे। अगली सुबह सूर्य नगर में जश्न का समा था। गलियां फूलों, रंगोलियों और ढोल नगाड़ों से सज गई थीं। लोग अपने बेहतरीन कपड़ों में जुलूस देखने आए। जुलूस शुरू हुआ। महाराज सूर्य कुमार पूरे ठाठ के साथ नंगे बदन पर ताज पहने चल रहा था। उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो स्वर्ग से उतरा हो। लोग झूठी तारीफ कर रहे थे। एक शहरी बोले, क्या शानदार लिबास है। दूसरा शहरी बोला, ये रंग, ये डिजाइन, वाह, सूरज भी शर्मा जाए। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा, छोटू, जो अपने वालिद के कंधे पर बैठा था, अचानक जोर से चिल्लाया, पिताजी, महाराज तो नंगे हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं पहना। पूरे हुजूम में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। एक औरत बोली, बच्चा ठीक कह रहा है। दूसरा बुजुर्ग हंसते हुए बोला, हम सब या तो अंधे हैं या बुज़दिल, या शायद दोनों। जुलूस की रफ्तार कम हो गई। महाराज के कदम लरजने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। अपनी इज्जत बचाने के लिए सर उठाकर चलता रहा। हालांकि उसका चेहरा लाल हो गया था। बच्चे की वो बात कि पिताजी, महाराज ने तो कुछ भी नहीं पहना, पूरे जुलूस में गूंजी। जुलूस में जैसे कोई जादू टूट गया। तालियां थम गईं। इसी में दबी हुई सिसकियां सुनाई देने लगी। लोग आंखें झुकाने लगे। कुछ ने हंसी दबाई, कुछ ने नजरें चुराई। एक शरारती लड़के ने तो चिल्लाया, हुजूर आपका नया फैशन तो कमाल का है। और हुजूम में सब जोर जोर से हंसने लगी। महाराज के माथे पर पसीना आ गया। वो समझ चुका था कि वो नंगा है और अब पूरा शहर यह जान चुका था। लेकिन राज्य का वकार बरकरार रखना जरूरी था। महाराज ने दिल में सोचा, अगर मैं रुक गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे चलते रहना होगा, चाहे अंदर से मैं जल जाऊं। और इस तरह वो कदम कदम पर शर्मिंदगी के बोझ के साथ चलता रहा, यहां तक कि जुलूस महल के दरवाजे तक पहुंचा। जुलूस खत्म होते ही महाराज महल में दाखिल हुआ। दर्जियों को तलब किया, लेकिन दर्जी वहां नहीं थे। महल के खजांची ने दौड़ते हुए आकर खबर दी, हुजूर, वो दोनों दर्जी कपड़े, धागे और सोना सब लेकर फरार हो चुके। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। काशी प्रसाद शर्मिंदगी भरे लहजे में बोले, मैंने भी झूठ बोला था हुजूर, मुझे कुछ नजर नहीं आया था। विश्वास जी बोले, हुजूर, मैं भी डर गया था कि कहीं नालायक न कहलाऊं। महाराज आह भरते हुए बोले, और मैंने सिर्फ अपने गुरूर को सच से ऊपर रखा। महाराज तख्त पर बैठ गया, आंखें बंद की। कुछ लम्हों के बाद उसने आहिस्ता से कहा, हम सब ने वही देखा जो हम देखना चाहते थे, और वो कहा जो हम कहना नहीं चाहते थे। कुछ दिनों तक महल में सन्नाटा रहा। कोई नया लिबास नहीं सिला, कोई जश्न नहीं हुआ। लोग गलियों में सरगोशी करते, क्या महाराज अब कपड़ों से तौबा कर लेगा। फिर एक सुबह महाराज ने सब दरबारियों को बुलाया। वो निहायत सादा कपड़ों में था, सफेद खादी का कुर्ता और सादा चप्पल। उसने अपनी चमकती पगड़ी भी छोड़ दी थी। महाराज बोले, आज से कपड़े हमारे गुलाम होंगे, हम कपड़ों के नहीं। हमने सच्चाई से मुंह मोड़ा और फरेब को इज्जत दी, लेकिन आज हम इस सबक को याद रखेंगे। महल के बाहर एक नोटिस चस्पां कराया गया, सच्चाई को अपनाएं, दिखावे को छोड़ें। सूर्य नगर में तब्दीली आ गई। महाराज ने फैशन की जगह तालीम को तरजीह दी। दर्जियों की जगह उस्ताद भर्ती किए गए। लिबास वजीर की छुट्टी कर दी गई और उसकी जगह एक वजीर सच मुकर्रर हुआ। और वो बच्चा छोटू, जिसने सबसे पहले सच्चाई कही थी, उसे महाराज ने सच का सफीर मुकर्रर किया। छोटू को एक छोटा सा ताज भी दिया गया, जो उसके सर पर बार बार लड़खड़ाता था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस इंसान का किस्सा है जो फरेब की चमक में सच्चाई को भूल जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें 4 अहम सबक मिलते हैं। 1. सच्चाई बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। 2. भीड़ की नकल में अक्सर सच छिप जाता है। 3. सत्ता में होने का मतलब यह नहीं कि आप गलती नहीं कर सकते। 4. कभी कभी एक बच्चे का सच 100 बड़ों के फरेब पर भारी पड़ता है। ऐसी दिलचस्प और शिक्षा से भरी कहानियां सुनने के लिए मेरी चैनल छोटी बड़ी कहानियां को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।